ना भूलें। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं फैंटास्टिक फोर के बारे में, जो कि 2015 में आई थी। मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से, साल 2007। यहाँ कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं जो कि स्पीच दे रहे हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कोई फुटबॉलर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। फिर नंबर आता है रीड रिचर्ड्स का, जो कि बहुत ही पढ़ाकू बच्चा होता है। वो दुनिया के बारे में अलग ही सोच रखता है। जब उसकी बारी आती है, उससे कहा जाता है स्पीच दो, तुम क्या बनना चाहते हो। तो वो बताता है फ्यूचर में जाके एक ऐसी मशीन बनाना चाहता हूँ जो कि टेलीपोर्ट कर सकती है, यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है कुछ ही सेकेंड्स में। और उसने एक ऐसी मशीन बना भी ली है जो कि उसके घर के गैराज में है, और उसका नाम रखा है बायोमेटल सेटल। बट यहाँ जो टीचर होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये मजाक का वक्त नहीं है, जाओ जाके असाइनमेंट फिर से करके लाना। लेकिन क्लास में एक और बच्चा था जिसका नाम बेन ग्रिम था। वो काफी ज्यादा फाउंड हो जाता है उसके आइडिया से, उसके इनोवेशन से। तभी देखते हैं बेन ग्रिम, जिसका एक जंक यार्ड या कबाड़खाना है, एंड वहाँ पे रात को रीड रिचर्ड्स कुछ चोरी करने के लिए जाता है। बेन वहाँ पे उसको पकड़ लेता है और बेन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रीड बताता है दरअसल मेरी टेलीपोर्ट मशीन है, उसके लिए मुझे पावर कन्वर्टर की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो शायद सक्सेसफुली तैयार कर लेंगे। बेन उसकी मदद करता है, वो पावर कन्वर्टर को लेके जाता है और टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे होता ये है कि टॉय कार के मॉडल को रखता है एंड टेलीपोर्ट करता है उसको एक जगह से दूसरे जगह। फिर उसको वापस बुलाता है तो वहाँ पे मिट्टी होती है। यहाँ पे इन लोगों को लगता है शायद ये कार जहाँ पे गई होगी वहीं का मिट्टी आया होगा। इसी बीच होता ये है, वो टेलीपोर्ट मशीन इतना पावरफुल होता है कि उस एक एक्सपेरिमेंट में पूरे शहर की बिजली चली जाती है। और आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल मशीन बनाया था रीड रिचर्ड्स ने। अब सीन शिफ्ट होती है 7 साल बाद, यानी कि साल 2014। रीड और बेन बचपन से ही फ्रेंड्स बन गए थे एंड अपने मॉडल को इधर से उधर ले जाते रहते थे। अभी आए हैं साइंस वे में। साइंस वे में जब अपना मॉडल दिखाते हैं यूसिकन एरोप्लेन, तो जजेस को उनका मॉडल पसंद नहीं आता है। वो कहता है ये क्या फिजूल की मैजिक ट्रिक दिखाए हो। वो यकीन नहीं कर पाते हैं कि उसने टेलीपोर्ट किया था, इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं और दोनों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। रीड एंड बेन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन तभी होता यह है कि उनकी नजर पड़ती है प्रोफेसर फ्रैंकलिन और उसकी बेटी सूजन की। वो वहाँ पे पहुँचते हैं एंड बताते हैं कि हमें तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी ज्यादा पसंद आया है, और ये भी बताते हैं कि जिस मॉडल पे तुम काम कर रहे हो उस मॉडल पे वो भी काम कर रहे हैं। एंड ये जो तुमने एरोप्लेन भेजा था, ऐसा नहीं है कि ये सारा डेजर्ट भेजा था या पृथ्वी पर कहीं पर भेजा था, बल्कि तुम ये जो टेलीपोर्ट करते हो ये जाता है अनदर डायमेंशन में, एक किसी दूसरी प्लेनेट पे, और फिर वापस आता है। ये सुन के बेन एंड रीड भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। प्रोफेसर फ्रैंकलिन स्टॉर्म उन दोनों को ये बताते हैं कि वो दोनों बैक्स्टर फाउंडेशन से आए हैं और उसको स्कॉलरशिप देना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। धीरे धीरे रीड और सूजन के बीच अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। फ्रैंकलिन अपने पूरे बोर्ड मेंबर से बात करते हैं कि वो विक्टर को भी लेके आना चाहते हैं। विक्टर एक टाइम का स्टूडेंट रह चुका है। वो कुछ हरकतें की थी जिसके कारण जेल जाना पड़ा था, पर वो बहुत टैलेंटेड है। सारे बोर्ड रूम के मेंबर्स उसे लाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन उसका टैलेंट जानने के बाद सभी अलाउ कर देते हैं। फ्रैंकलिन पहुंचता है वेक्टर के घर पे और कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लो, लेकिन वेक्टर मना कर देता है इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होने से। तभी विक्टर को पता चलता है कि सूजन भी इस प्रोजेक्ट में है, तो वो हाँ कर देता है तुरंत। उसके बाद फ्रैंकलिन सभी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर सूजन बताती है पहली बार उसके पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है। उसी टेलीपोर्ट डिवाइस के थ्रू एक ड्रोन को भेजा था एंड ड्रोन तो वापस नहीं आया, लेकिन उसने दूसरे प्लेनेट में जाके कुछ इमेजेस एंड वीडियोस भेजे हैं। साथ में फ्रैंकलिन कहता है कि तुम तीनों इस काम को शुरू कर दो। अब बात करते हैं फ्रैंकलिन के बेटे के बारे में, या फिर सूजन का भाई जॉनी स्टॉर्म, जो कि इलीगल स्ट्रीट रेसिंग करते हैं। और एक बार कार रेसिंग में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये बात फ्रैंकलिन को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारी कार रख लूंगा और कभी नहीं लौटाऊंगा। फिर जॉनी कहता है प्लीज मेरी कार वापस कर दो। फ्रैंकलिन कहता है ठीक है, एक शर्त पे दूंगा, तुमको इन तीनों के साथ काम करना होगा। तो अब बेसिकली रीड, वेक्टर, सूजन की टीम में जॉनी भी जुड़ चुका है। अब सारे के सारे लोग काम करना शुरू करते हैं एंड फाइनली वो जाके एक मशीन तैयार कर लेते हैं। यहीं पे ये भी होता है, सूजन और रीड एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिसको दूर से विक्टर देखता है और जेलस फील करने लगता है। तभी फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं। फिर उनको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं जिनमें वो एक बंदर का इस्तेमाल करते हैं, उसको सक्सेसफुली टेलीपोर्ट करते हैं, वापस भी बुला लेते हैं, जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये मिशन को आगे हम नासा को भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे रीड, जॉनी, वेक्टर खुद से जाना चाहते थे ताकि उनका नाम हो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि नासा के लोगों को भेजना है। इस बात को सुनकर रीड, वेक्टर और जॉनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है एंड वो डिसाइड करते हैं नासा के लोगों से पहले हम लोग जाएंगे दूसरे डायमेंशन में और अपना नाम कमा लेते हैं, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का हुआ था, फर्स्ट पर्सन लैंड ऑन मून। इसी बीच रीड बेन को कॉल करते हैं, कुछ भी हो जाए बेन, तुम्हारे बिना इस मिशन में नहीं जाना चाहता हूँ। तुमने मेरा पूरा बचपन साथ दिया है, आगे भी साथ देना है। तो फाइनली रीड, वेक्टर, बेन एंड जॉनी इस मिशन में जाते हैं और टेलीपोर्ट करना शुरू करते हैं। तभी यहाँ पे सूजन देख लेती है और रोकने की कोशिश करती है। उससे पहले टेलीपोर्ट करके दूसरे डायमेंशन में जा चुके होते हैं। अभी जो डायमेंशन है बहुत अजीब है, बिल्कुल ही अलग वातावरण है। यहाँ पे ग्रीन कलर का लावा बह रहा है और जैसे ही अपना झंडा उस प्लेनेट
प्लेनेट पे गाड़ते हैं तो जमीन फटने लगती है और इसके अंदर से लावा बहता है। सारे लोग नीचे उतरते हैं लेकिन जॉनी ऊपर रहता है एंड रीड उस लावा में हाथ डालता है और कहता है ये तो जिंदा एनर्जी है। जैसे ही हाथ डालता है एक बहुत बड़ा धमाका होता है, सारी जमीन फटने लगती है और जॉनी इन सबको खींचने लगता है। तभी रीड और बेन वापस तो आ जाते हैं लेकिन विक्टर उसी लावा में समा जाता है। वापस टेलीपोर्ट वाली मशीन में बैठते हैं। वहीं सूजन उन पर नजर बनाए बैठी थी। जैसे ही वो तीनों वापस आते हैं फिर एक बड़ा धमाका होता है और इस एक्सीडेंट में जॉनी के ऊपर आग लग जाता है। बेन, रीड एंड सूजन को भी कुछ हुआ होता है। ओवरऑल सारे के सारे उस एनर्जी से इफेक्टेड हैं। धमाका के बाद रीड की आंखें खुलती है और देखता है जॉनी के ऊपर आग लगी हुई थी। वो काफी ज्यादा डर जाता है और देखता है उसकी जो टांग है बहुत ज्यादा खींच चुकी है। ये देखकर वो बेहोश हो जाता है। अब कुछ वक्त बीत चुका है। एरिया 57 की एक खुफिया जगह में उन लोगों का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उस डायमेंशन में जाने के बाद उन लोगों के शरीर में क्या क्या बदलाव आए हैं। रीड को काफी टाइम बाद होश आता है एंड हम देखते हैं कि वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। उसकी जो बॉडी खींचा हुआ था उसको नॉर्मल से में ले आता है एंड आवाज सुनता है बेन का। वो बेन के पास जाता है एयरबेंस के थ्रू एंड वहाँ पे देखता है बेन जो है बिल्कुल पत्थरों का दाना बन चुका है और उसे बोलता है मैं फिर से वापस आऊंगा तुम्हारी मदद करने, अभी मैं जा रहा हूँ। और फिर रीड वहाँ से भाग जाता है। हार्वी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, रीड कहाँ पे वो जानना चाहता है। वो वहाँ पे थिंक यानी बेन के पास जाता है और उसे कहता है तुम मेरी मदद करो रीड को ढूंढने के लिए, उसके बदले में मैं एक क्योर ढूंढूंगा कि तुम वापस कैसे हो सकते हो। अब 1 साल बीत चुका है। यहाँ वे पेंटागन में हार्वी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो स्पीच दे रहे हैं और सबको बता रहे हैं आर्मी वालों को कैसे कैसे जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके, चाहे वो फिर थिंक हो, सू हो या जॉनी हो, अब वो धीरे धीरे अब मिलिट्री के काम कर रहे हैं और मिलिट्री के काम करते करते अब वो सुपर सोल्जर्स की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं एक नॉर्मल सोल्जर्स को। उसी के साथ साथ वो जो दूसरी डायमेंशन में जो प्लेनेट था उसका नाम उन्होंने दिया है प्लेनेट 0 और हार्वी का प्लान ये है कि उसी टेलीपोर्टिंग मशीन को फिर से बनाया जाए और प्लेनेट 0 पे फिर से जाया जाए ताकि वहाँ से और भी पावर गेन की जाए। फ्रैंकलिन पहुँचता है सू के पास मदद के लिए। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम रीड को ढूंढो। सू कहती है रीड ने हम सबको धोखा दिया है, हम लोगों को छोड़कर भाग गया। फिर फ्रैंकलिन कहता है वो भागा नहीं, वो डर गया था, लेकिन देखना वो कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा इसी मुसीबत में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो उसे ढूंढने में। रीड के बिना टेलीपोर्ट मशीन बनाना काफी मुश्किल है। सू शुरू करती है रीड की तलाश करना। अब हम रीड को देखते हैं। रीड कहीं पे चेहरा बदल के रह रहा है, उसके पास पावर आ चुकी है, उसका जो फेस है वो बिल्कुल चेंज कर सकता है। और यहीं पे हम देखते हैं रीड अभी भी अपने फ्रेंड बेन की तलाश कर रहा है। थिंक को उसके सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं एंड जानना चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। वहीं पे रीड ने अपने लिए सूट बना लिए हैं जिसको इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ पे रीड खुद एक और मशीन बना रहे हैं, सिंगल पर्सन शटल है प्लेनेट 0 में जाने के लिए। सू किसी तरीके से रीड की सही लोकेशन पता कर लेती है और उसके बाद आर्मी और थिंक या फिर बेन रीड के पास जाते हैं, उस पे हमला करते हैं, फाइनली उसको कैप्चर कर लेते हैं। रीड को वापस बेस पे बुलाया जाता है और सू उससे कहती है प्लीज एक बार फिर से वो टेलीपोर्टिंग मशीन बनाओ ताकि हम अपने बारे में जो भी क्योर है उसको ढूंढ पाए। रीड तैयार होता है, ठीक है जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जल्द ही वो एक नया टेलीपोर्टिंग मशीन बना लेते हैं और हार्वी एक टीम को टेलीपोर्ट करते हैं प्लेनेट 0 पर। यहाँ पर देखते हैं कि एक इंसान है और चलते हुए उन लोगों के पास आता है। वो इंसान होता है वेक्टर। दरअसल में वेक्टर मरा नहीं था, वो 1-1.5 साल से यहीं पर जिंदा था। वेक्टर को वापस अर्थ पे लाया जाता है। वेक्टर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उससे पूछते हैं तुम इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहे, तुम्हारी पावर्स क्या है। लेकिन वेक्टर के थे खुराफाती इरादे, वो प्लेनेट 0 पर एक अलग दुनिया बनाना चाहते थे और यह वेक्टर हार्वी और उसके पूरे टीम को मार डालता है। उसके रास्ते में जो आता है सबको मार डालता है। वेक्टर की बॉडी पूरी की पूरी मेटेलिक बन चुकी है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और सामने प्रोफेसर फ्रैंकलिन आते हैं और उसे समझाने लगते हैं, लेकिन वो उसे भी मार देता है। वेक्टर टेलीपोर्टिंग मशीन में बैठता है और प्लेनेट 0 पर आ जाता है। अब वेक्टर का प्लान ये है, वो टेलीपोर्टिंग मशीन को इतना पावरफुल बनाएगा पूरी की पूरी पृथ्वी अर्धचक्र हो जाएगी और ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। और ब्लैक होल क्रिएट होता है और सब कुछ खिंचा हुआ चला जाता है और उसी टेलीपोर्टिंग मशीन के थ्रू चारों प्लेनेट 0 पर चले आते हैं। एक एक करके चारों विक्टर से लड़ने की कोशिश करते हैं। विक्टर इतना पावरफुल है कि चारों को हरा देते हैं। चारों लोग एक प्लान करते हैं और चारों एक साथ लड़ना शुरू करते हैं। बेन विक्टर को एक घूसा मारता है जिसकी वजह से विक्टर उसी पोर्टल की एनर्जी के थ्रू उसी बीम में चला जाता है और जॉनी उस पोर्टल को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से विक्टर भी खत्म हो जाता है और पोर्टल भी खत्म हो जाता है और उसी बीम के जरिए वो वापस अर्थ पे पहुंच जाते हैं। पृथ्वी पे आ जाने के बाद उनकी और गवर्नमेंट की एक डील होती है। यूएस गवर्नमेंट उन्हें एक नया बेस देती है जहाँ वे अपने पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस का नाम है सेंट्रल सिटी। लास्ट में वे लोग डिसाइड करते हैं हम इस पावर से लोगों की भलाई करेंगे और अपने आप को नाम
नाम देते हैं फैंटास्टिक फोर, और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली